तो नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है वो है मीज़ोमेरिक इफेक्ट। मीज़ोमेरिक इफेक्ट में अगर हम ध्यान देखें तो सबसे पहले उसे हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर जो है वो टोटली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे ये कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, ध्यान रखिए। मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो कंट्रोल करता है हमेशा ओरिएंटेशन को। इस लाइन का मतलब हम इसी लेक्चर में एंड में आते आते समझेंगे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो दो हिस्सों में बटा है, प्लस एम और माइनस एम। अगर हम ध्यान दें तो प्लस एम में सबसे पहली जो कहानी है, कम से कम एक लोन पेयर होना अति आवश्यक है, वन लोन पेयर प्रेजेंट। सभी प्लस एम माइनस आई शो करते हैं, ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि माइनस आई ही शो करें। सभी प्लस एम जो होते हैं वो माइनस आई पे डोमिनेट करते हैं। सभी प्लस एम को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। सभी प्लस एम ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं और सभी प्लस एम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। एग्जाम्पल के तौर पे OH, OR, SH, SR, NH2, NHR, NR2, OCOR, NHCOR और हेलोजन, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं माइनस एम की तो लोन पेयर जो है वो एब्सेंट होने चाहिए लेकिन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो जैसे मान लो कि भाई डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। सभी माइनस एम भी माइनस आई शो करेंगे। हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कब क्या हो रहा होता है। तो मैं पहले तो ये रिवील कर देता हूँ कि भाई जो माइनस आई होते हैं ना उसमें सिर्फ पार्शियली शिफ्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ना सिर्फ नेगेटिविटी डिफरेंसेस क्रिएट होता है। लेकिन माइनस एम और प्लस एम में पूरा का पूरा जो लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है। यही बात मैंने आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट में पहले लिख के दे दी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। अगेन माइनस एम भी डोमिनेट करता है माइनस आई पे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ट्रांसफ़र पूरा होता है पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। माइनस एम भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सभी माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग होते हैं क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पे डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है CHO, COR, ये कीटोन कह सकते हो COR, SO3H, CN। अब देखो CN की अगर हम बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। तो आप देख सकते हैं इनमें कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। लेकिन आखिरी वाले जो तीन मौजूद है PR3 प्लस ASR3 प्लस SBR3 प्लस, इसके अंदर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर हज़ारों बार ये बात कही है और आगे भी कहता रहूँगा। आपको आज नहीं तो कल याद हो ही जाएगी क्योंकि बार बार सुनेंगे तो याद होगा। थर्ड सीरीज़ में जब भी ये कोई भी चीज़ आती है वो हमेशा ध्यान रखना डी ऑर्बिटल वैकेंट का जरूर रखेगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरस थर्ड सीरीज़ का है और उसके बाद वाले भी आपको इन्हीं के ग्रुप मेंबर मिलेंगे जो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल रखे हुए होंगे। एंड डेट्स वाई ये इजीली दो इलेक्ट्रॉन या एक पाई बॉन्ड पूरी तरीके से खा जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर कट बताई है पॉइंट टू लर्न, आपको ये याद ही रखना होगा। इसमें और कोई एक्सेप्शंस नहीं है, सीधे जो भी कहानी है वो ये है। इन पॉइंट में और भी कुछ जो ऐसे पॉइंट है जो हम लोगों को परेशान करते हैं, वो पॉइंट का मैंने कलेक्शन यहाँ बना दिया है। जैसे एग्जांपल कि भाई O नेगेटिव और NH नेगेटिव, हमने कहा था कि जो प्लस एम है ना वो सारे माइनस आई शो करते हैं, लेकिन इनमें से ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने रखे जाएंगे जो कि प्लस एम के साथ प्लस आई शो करेंगे। तो सभी प्लस एम में अगर हम देखें प्लस एम बेटर, प्लस एम माइनस एम, वैसे तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, लेकिन हम इनकी नेगेटिविटी वैल्यू से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लस एम किसका ज़्यादा होगा। अगर हम नोटिस करें तो नाइट्रोजन की नेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए इसके पास नेगेटिव देने की जो पावर होगी वो ज़्यादा रहेगी। एंड डेट्स वाई मैं इस पॉइंट के बिना पर ही ये बात कह पाता हूँ कि NH नेगेटिव का प्लस एम O नेगेटिव से ज़्यादा होगा, जिसका रीज़न भी मैंने लिखा है, ड्यू टू लेस नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करते हैं कि सभी प्लस, या अगर मान लो कि इनमें भी देखो NH आ गया, अगर मान लो इन दोनों ग्रुप्स में NH और O में कोई पूछ ले प्लस एम किसका ज़्यादा है, तो अगेन वही पॉइंट है, वही इसका एक्सप्लेनेशन है कि इस पे नेगेटिविटी कम होती है जबकि इन पे नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा रहती है। अगर मान लो कि इन दोनों ग्रुप का कंपैरिजन मैं एक नॉर्मल किसी भी प्लस एम से कर लूँ तो ये लेस हो जाएंगे। उसका लॉजिक होता है कि अगर हम यहाँ पर देखें इसके इफेक्ट को, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो बट गया है दो हिस्सों में, इसलिए जो अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होंगी रिंग में वो कम हो जाएगी एक पॉसिबिलिटी के अंदर। कारण अगर मान लीजिए कि वो वहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन, तो वो इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज लेगा। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज बिहेव करना आसान होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो बेंजीन की तरफ जाएंगे भी तो एक अवेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है तब तक बेंजीन के पास वो लोन पेयर नहीं जा पाएगा। जबकि अगर मैं इसी की जगह पे मान लीजिए कि फिनॉल बना दूँ, तो फिनॉल का जो
फिनॉल अगर मैंने यहाँ पर बना दिया तो जो फिनॉल होता है इसमें जो ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान लगाऊं तो ऑक्सीजन में और ये जो लोन पेयर आया है, अब नोटिस करें कि कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जब ये जाएगा तो ये ऑर्थो वाले पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर पाएगा। तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बताया है कि अगर हम इनका कंपैरिजन किसी दूसरे प्लस एम का, जो हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो इन लोगों का प्लस एम ज़्यादा रहेगा इन दोनों ग्रुप से। अब लॉजिक क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। फिर उसके बाद आता है कि हम लोगों ने कहा कि जो प्लस एम होता है इसमें जो मेन एग्जैक्टली परेशान करने वाले ग्रुप हैं वो हेलोजन है। खैर मैं तो ये कहता हूँ कि हेलोजन हमारे नेता के जैसे ही हैं, क्योंकि वो हमेशा टांग ही अड़ाने का काम करते हैं। तो अगर हम देखें फ्लोरीन और क्लोरीन, देखो ये कार्बन जो होता है ना वो 2p ऑर्बिटल का है, जबकि ये फ्लोरीन भी 2p ऑर्बिटल का है। हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, जिन ऑर्बिटल्स का साइज सेम रह जाता है तो उनके बीच में बेस्ट ओवरलैपिंग होती है। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, और जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल रहेगी। अब देखिए स्मॉल बॉन्ड लेंथ है ना, तो आप दिमाग लगाओ कि लोन पेयर को आसानी से एंट्री मिल जाएगी इस बेंजीन रिंग में। लेकिन वहीं क्लोरीन जो होता है वो 3p का है, ब्रोमीन जो है वो 4p का है, और आयोडीन जो है वो 5p का है। इसका मतलब जो साइज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर साइज़ बढ़ता चला जा रहा होगा तो इसका मतलब है जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी इनके बीच में। लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई लोन पेयर तो वापस आ ही रहा है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है इन दोनों के बॉन्ड्स के बीच में। तो लोन पेयर को जब तक आने में टाइम लगता है तब तक ये जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन है वो खा जाएगा क्लोरीन। सेम ब्रोमीन भी ऐसे ही करेगा एंड सेम आयोडीन भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस आई डोमिनेंट करता है। ध्यान रखें ये रिएक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट यहाँ पर माइनस आई करेगा, ठीक है। तो इन तीनों में माइनस आई डोमिनेंट करता है, जबकि फ्लोरीन में प्लस एम करेगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर हम बात करते हैं माइनस Nr3 प्लस, इसमें ना केवल माइनस आई शो होता है, और उसका कारण है कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका जो काम होता है वो एक्चुअली में माइनस Nr3 प्लस का जो काम है ना वो माइनस एम के बराबर चलता है। उसका लॉजिक होता है कि जो ये माइनस ये वाला है ना, इसके बीच में जो ये एंगल आता है ये थीटा बढ़ने लग जाता है, और ये थीटा बढ़ने की वजह से इसमें जो इफेक्ट होता है वो माइनस एम के जैसे ही लगता है। यानी कि अगर ये कहीं बेंजीन पे लग गया तो ये बिल्कुल मेटा डायरेक्टिंग ही शो करने वाला है। इसका भी हम आने वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में लॉजिक देखेंगे। अब बात आती है कि भाई हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस तरीके से, जैसे OH को हमने किस ग्रुप में रखा था, OH को हमने रखा था प्लस एम के साथ माइनस आई। अब देखो प्लस एम का मतलब है कि लोन पेयर मौजूद है वहाँ पे, और माइनस आई इनके बीच में जो ये शेयरिंग हुई है बॉन्ड, इसके बीच की बात हो रही है। तो इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि प्लस एम जो होता है वो सभी माइनस आई देते हैं। अब हमारे पास दो ऐसे ग्रुप हैं जो कि प्लस एम के साथ प्लस आई देते हैं, NH नेगेटिव और O नेगेटिव। अब देखो लोन पेयर जब इसके बीच में आया तो देखो नेगेटिव चार्ज उसने इस पोजीशन पे क्रिएट करा जो कि एक ऑर्थो पोजीशन है। और ये हम कैसे कह पाते हैं, अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 1 2 और 1 6 वाली जो पोजीशन है उसे हम कहते हैं ऑर्थो, और जो 1 नंबर वाली पोजीशन होती है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं इप्सो। तो इप्सो के रेस्पेक्ट में जो सेकंड नंबर की पोजीशन है दे आर कॉल्ड ऑर्थो। थर्ड और फिफ्थ वाली जो पोजीशन है दे आर कॉल्ड मेटा, और इप्सो के ठीक सामने वाली पोजीशन हमेशा क्या होती है, पैरा। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आगे डीलोकलाइज्ड हुआ और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस 4th नंबर वाले कार्बन पे गए, तो हम नंबरिंग देख के जाएं। नेगेटिव आया 2nd नंबर पे, अगला नेगेटिव आया 4 नंबर पे, और उसका अगला नेगेटिव आया 6 नंबर पे। अगर मेटा पोजीशन अगर देखें तो 3 और 5 पर तो नेगेटिव आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो हुई है 2 पे, 4 पे और 6 पे, यानी कि इस पर, इस पे और इस पे। तो यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर हुआ तो वो कहाँ अटैक करेगा। ऑफ कोर्स देखिए इलेक्ट्रोफाइल को अल्टीमेटली चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ही ना, और वो इस ग्रुप की वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले, यहाँ पे 2nd पे, 4th पे और 2nd पे।
तो यही वजह रहती है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, एंड दैट्स वाई सभी प्लस एम को हम ये बोल देते हैं कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होंगे। अगर हम मान लो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये ब्लू कलर लाइंस में मैंने इनकी नंबरिंग करी है। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को मैं देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तो देखिए वही आंसर आया, पहला फिफ्थ ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर सेकंड और फिर आएगा फोर्थ, इसे हम कहते हैं चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है। तो जितना कम डिस्टेंस होगा उसका मतलब है एक स्ट्रक्चर पीछे जाते न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें सेकंड और फोर्थ को पहले प्रायोरिटी देनी है। और सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ, ये थर्ड वाला, सॉरी यहाँ पर थर्ड लिखना था, तो यहाँ पर आएगा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो चार्ज सेपरेशन कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को, उनके बीच में डिस्टेंस जितनी मिनिमम है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर चार्ज सेपरेशन के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसका ऑर्डर लिखा है। सेम अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन में अब देखो नाइट्रोबेंजीन में यहाँ नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है और एक मल्टीपल बॉन्ड वहाँ पर मौजूद है। अगर आप ध्यान से दो, उसके जस्ट पास में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रखेगा, जो उस एटम से जो बेंजीन डायरेक्ट से जुड़ा हुआ होगा। अब ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ईजिली खाकर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। ये ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन कार्बन से पहले से ही बहुत ज़्यादा ईएन वैल्यू रखता है और किसी भी ईएन वैल्यू पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया जाए तो वो और ज़्यादा ईएन वैल्यू बढ़ाएगा। इसका मतलब है अब वो यहाँ से बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन लेते ही यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद जब है कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। उसके बाद ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर अगर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसका फाइनली जो है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो अगर हम नोटिस करें तो फिर से पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ऑर्थो पे गया, यहाँ पैरा पे गया और यहाँ ऑर्थो पे गया। अब मुझे समझाइए या खुद भी समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को मैं अगर इसके पास भेजूँ, नाइट्रोबेंजीन के पास, तो उसने ऑर्थो पे क्या चार्ज क्रिएट कर रहा था, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो रिपल्शन होगा। इसलिए मतलब अनफॉर्चुनेटली हम देखें तो मेटा पे बिल्कुल भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो अल्टीमेटली जो भी -m के ग्रुप होंगे उन्होंने ऑर्थो पैरा पे डेफिशिएंसी क्रिएट करने की वजह से मेटा इलेक्ट्रॉन रिच हो गई और इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अब मेटा को अप्रोच करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब या तो नेगेटिव मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नेगेटिव नहीं मिलता है कम ही सही तो वो उस जगह पर पहुंचेगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्योरली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं इसी वजह से यहाँ पर मेटा पे जाके अटैक करा। तो यही वजह है जिसमें हम ये कहते हैं कि -m के ग्रुप वाले सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में 2 पॉइंट हम यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट, ये 2 इनके नाम रहेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस को अभी हम समझेंगे कैसे। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भी देखना किसके बीच में है। तो इसलिए यहाँ पे देखो सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में देखना है। यहाँ पे क्लियर कट ये बात कही है कि जो पी होगा वो वैकेंट होगा, जबकि दूसरा केस बताया है सिग्मा और पाई स्टार के बीच में जो कि एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इनका एग्जाम्पल है कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल और इसका एग्जाम्पल है एल्कीन। तो सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन को समझते हैं। कार्बोकेटाइन जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया तो यहाँ पर मैंने ये क्लियर समझाया है कि जो C पॉजिटिव है उसके जस्ट नेबरहुड कार्बन जो है, नेबरहुड कार्बन, उसे हमने कहा अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है वैकेंट p ऑर्बिटल जो मैंने यहाँ लिख दिया है और वैकेंट p ऑर्बिटल का मतलब इसके आउटर मोस्ट से सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे, वो देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा इसने, पाई इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन से खींचा तो इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसीलिए इसने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो यहाँ ट्रांसफ़र करा।
जैसे ही ट्रांसफर करा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे H+ आ गया और यहाँ पर ये बीच में पाई बॉन्ड आ गया। पर आप नोटिस करो तो यहाँ पे तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, फिर भी H यहाँ है, क्योंकि अगला स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और H+ यहाँ आएगा। तो अब देखो यहाँ बॉन्ड नहीं है, अगला फिर आएगा तब यहाँ बॉन्ड नहीं है, और अब यहाँ पर वापस उसी स्ट्रक्चर में चला गया। इसीलिए इसको कहा गया है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सिग्मा बॉन्ड ने पार्टिसिपेशन किया, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो कोई पूछे आपसे कि अगर कोई इसमें टोटल स्ट्रक्चर निकालने तो कैसे निकालेंगे, कि कितने अल्फा H है वो देख लो, कितने अल्फा H है वो देखो, उसमें +1 कर दो, तो आंसर है नंबर ऑफ अल्फा H + 1, वो टोटल स्ट्रक्चर बता देगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो तो 3 + 1 4 हो गया। जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल भी हो जाएगा वो। उसका नेक्स्ट है फ्री रेडिकल। सेम पॉइंट है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऊपर वाले से डिफरेंट है, बस वही वैकेंट p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर होगा, वही अल्फा कार्बन है, वही अल्फा हाइड्रोजन है। एंड सेम पॉइंट टोटल स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ अल्फा H + 1 करेंगे, वही सेम पॉइंट नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगला आता है एल्कीन। अगर हम एल्कीन की बात करें तो इस कार्बन का जो वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो वैकेंट ही है। तो अब क्या करेगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास खींच रहा है। इस खींचने में क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जो कि यहाँ पर यहाँ दिखाया। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती है उसने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन खींचा इस कार्बन से, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और उसने ये वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके बीच में शेयर कर दिए, इन दोनों के बीच में। तो आप नोटिस कर सकते हैं अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड चला गया है सिंगल बॉन्ड में, और अभी भी फिर से वही स्टोरी कि यहाँ इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड जब होता है ना बच्चों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है अल्फा H में डबल बॉन्ड के बीच में ही। तो डबल बॉन्ड की ना तो हाइड्रोजन को अल्फा H कहना है, ना ही ये वाले अल्फा H होंगे। कारण क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियर कट ये बात कही है कि डबल बॉन्ड के पास में जो कार्बन है वही अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन को ही हम क्या कहेंगे, अल्फा H। अल्फा कार्बन से अटैच को ही हम अल्फा H कहेंगे, अल्फा कार्बन से। फिर से सुन लीजिए, अल्फा कार्बन से अटैच को ही अल्फा H कहेंगे, और इसीलिए हम इन डबल बॉन्डेड से जुड़ने वाली हाइड्रोजन्स को अल्फा में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो कोई आपसे पूछे कि इस वाली एल्कीन में जिसका नाम प्रोपीन है उसके अंदर कितना अल्फा H है, तो आंसर 3 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वही स्टोरी है सेम, कितना स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ अल्फा H + 1, जितने ज़्यादा अल्फा H बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई जो एल्कीन है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेटेड एल्कीन, यानी कि वो जिसके अंदर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो, और दूसरी है अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन, यानी कि वो एल्कीन जो सिंगल डबल बॉन्ड लेके बैठी है या 2 डबल बॉन्ड लेकिन कोई कॉन्जुगेशन नहीं है उसके बीच में। अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती तो वो 2 तरीके की हो सकती है, लीनियर जिसके साथ आपके सामने एग्जांपल दिखा है, ऐसे लगातार रेजोनेंस होना, जैसे ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ये कहलाती है लीनियर। जबकि क्रॉस की बात करें तो या तो ये वाले दोनों एल्कीन्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे तो ये नहीं करेगा, या फिर इन दोनों के बीच में पार्टिसिपेशन होगा तो फिर ये नहीं करेगा, यानी कि एक डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो ये कहलाती है आपकी क्रॉस। अब लीनियर और क्रॉस में मोर स्टेबल कौन माना जाता है, लीनियर को, इसलिए इन दोनों एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, ये वाली। अनकॉन्जुगेटेड में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कई बार सेम अल्फा H क्रिएट हो जाते हैं अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन में, तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि सिमेट्रिक कौन सी है और एसिमेट्रिक कौन सी है। अब कैसे डिसाइड करोगे भाई, हमको पता है सिमेट्रिक में हम 2 चीज़ बोल सकते हैं, सिस और ट्रांस, ये आपको पता ही होगा कैसे देखना। तो एसिमेट्रिक को पहले प्रायोरिटी देनी है, लेकिन अगर मान लो सिमेट्रिक ही है, सिस और ट्रांस है, तो फिर हमें ट्रांस को पहले प्रायोरिटी देनी होगी स्टेबिलिटी में। ऐसा इसलिए क्योंकि सिस के जो ग्रुप है वो एडजेसेंटली जुड़े हुए हैं और इसी की वजह से वहाँ पे रिपल्शन होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पे 2 आते हैं, +H और -H। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो फिर से वही वाली बात आ रही है कि जितने भी +H है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, +H भी +I शो करते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स हो गया कि जो +H होते हैं वो +I शो करेंगे, सभी +H डोमिनेट करेंगे +I पे, हर +H ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना होगा। अब 3 एग्जाम्पल जो हैं वो देखो क्या है, इसको थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर देखो 3 है, एक तो है मिथाइल, एक है आपका हाइड्रोजन का अटैक है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो +H सबसे ज़्यादा उसी का ही होगा जिसमें C और H का बॉन्ड
वीक होगा। अब सी और डी में डी का तो आइसोटोप हो गया, तो इसका तो प्लस आई ज़्यादा होता है, तो सी और डी के बॉन्ड के अराउंड डेंसिटी ज़्यादा शेयर होगी, और इसी डेंसिटी ज़्यादा शेयर की वजह से बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा मजबूत बना रहेगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। सेम कॉन्सेप्ट लगता है ट्राइटियम में, और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि और ज़्यादा मास हो गया। इसलिए प्लस एच जो होता है वो फर्स्ट का ज़्यादा है, यानी कि इसका ज़्यादा है, फिर सेकंड का ज़्यादा है, और आखिरी में आएगा थर्ड का। लेकिन अगर मैं प्लस आई की तरफ जाऊँ तो मुझे सबसे पहले 3, 2 और 1, और मैंने भी आपको बताया कि इन दोनों में पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, प्लस एच को। अगर मैं इसमें बात करता हूँ माइनस एच में, तो सभी माइनस एच को हम डीएक्टिवेटिंग कहेंगे। माइनस एच माइनस आई शो करते हैं, माइनस एच डोमिनेंट भी करेगा, माइनस आई मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल है CF3, CCl3, CBr3 और CI3। इसमें सबसे ज़्यादा माइनस एच होगा। अब क्योंकि सी और आई के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी बिगर है, तो वीकर होगा, लेंथ बड़ी हो गई, बॉन्ड ईजिली टूटेगा और कार्बन पे प्योरली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर हम जो है बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, और यही वजह रहती है कि माइनस से ज़्यादा हुआ 4 का यानी कि इसका, फिर इसका, थर्ड सेकंड CCl3 का, और आखिरी में कम हो गया CF3 का। माइनस आई डोमिनेंट होता है CF3 का, फिर CCl3 का, फिर CBI3 का और CI3 का, क्योंकि नेगेटिविटी अप टू डाउन डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर इन दोनों में फिर से प्रायोरिटी की बात करें तो माइनस एच डोमिनेंट होता है माइनस आई पे। अब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए आपके सामने है टॉलुइन, और टॉलुइन जो है उसमें अगर आप देखो तो H जो बॉन्ड है ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। क्योंकि देखो आप बेंजीन को मत देखो, आप इस सिस्टम को देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ये वाला, इस सिस्टम पे फोकस करो केवल। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहला रहा है, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या कहला रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला H यहाँ गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, जस्ट लाइक प्लस M। और यही नेगेटिव जो है अगर कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो आसानी से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर ये भी हम कहते हैं ना कि प्लस H जो है वो भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही देते हैं। तो सेम ये लॉजिक प्लस M वाला ही चल रहा है, देखो चाहो तो ये नेगेटिव यहाँ आया, फिर डीलोकलाइज होकर यहाँ आया, तो ये पोजीशन ऑर्थो हो गई, ये पैरा हो गई, और ये फिर ऑर्थो हो गई, तो ये आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम CF3 में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा खा जाएगा इससे। जैसे इलेक्ट्रॉन खाएगा कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा प्योरली। अब देखो ये वाला कार्बन भी sp2 हो गया है, और ये वाला कार्बन भी sp2 ही था पहले से, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खा पाएगा इस वाले कार्बन से। इसलिए बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपनी ओर ड्रैग कर गया। जैसे ड्रैग करा वहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आया तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करा तो पॉजिटिव यहाँ भी आ गया, फिर ये वापस से मूव करा तो पॉजिटिव यहाँ आ गया, फिर वही सेम कहानी, ये नेगेटिव इधर ट्रांसफर, ये इधर, और ये आंसर आ गया। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं कि भाई जो एप्लीकेशन है वो क्या होंगे। अब देखो यहाँ तक जितना आप लोगों को याद होंगे एग्जांपल्स, ये उतना फ़ायदेमंद रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जिनको कम समझ में आ रही है ये बात, वो आप ये ऑर्डर को फिक्स कर दो। जितनी कम समझ में आ रही होगी बात, वो अगर इस ऑर्डर को फिक्स करेंगे उनसे सवाल बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले प्लस M के एग्जांपल्स को याद करना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक समझा देता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि नहीं याद होंगे, नहीं हो रहे, नहीं करना भी नहीं है, कोई बात नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी वैल्यूज़ जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी हुई है बच्चों, वो तो आपको याद होंगी ही होंगी। तो मैं बस आपको ये तरीका समझा रहा हूँ। देखो बेंजीन रिंग से जो पहला एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो अगर हाई EN का है, हाई EN का है, EN मतलब नेगेटिविटी वैल्यू का, और जो हाइड्रोजन है मतलब दूसरा एलिमेंट लेस EN से बंधा हुआ है, तो वो हमेशा प्लस M में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हाइड्रो एटम होना चाहिए, ठीक है ना, हाइड्रो एटम। लेकिन अगर मान लो कि कोई बेंजीन रिंग है और उसमें मैंने सेम कार्बन ही जोड़ा, लेकिन मैंने वहाँ पर डबल बॉन्ड O करके जोड़ दिया, तो अब आप देखो बेंजीन रिंग से जो पहला एटम जुड़ा हुआ है वो तो है लेस EN का, और उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक एलिमेंट जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वो है हाई का, मतलब इनमें से कोई एक हाई का मिल गया मेरे को। तो सिंपल सी बात है, ये गया माइनस M में। आप अगर इतना पॉइंट भी याद कर लोगे तो आप कैटेगरी कर पाओगे कि प्लस M कौन है और माइनस M कौन है।
अब क्योंकि आपने नोटिस कर ही लिया है तो एक चीज़ नोटिस और करिए कि जो मेटा पोजीशंस होती हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो होती हैं वो काम करती हैं प्लस माइनस आई। कोई मीज़ोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब ये अगर हम देखें तो कार्बोकेटाइन कौन होता है, जिस पे चार्ज पॉजिटिव हो, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होती है वो आपको पता ही है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जिस पे होती है वो डेफिशिएंसी वाले होते हैं। इसलिए मैंने पहला एग्जांपल दिया CH3 का। तो देखो पहला है CH3 किस ग्रुप में था, प्लस H में, और सभी प्लस H प्लस आई शो कर रहे थे। CH3 यहाँ पर आ गया, अगेन प्लस H एंड प्लस आई। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको मैंने बताया था ये इप्सो है। अब इप्सो के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन हो गई ऑर्थो, ये वाली पोजीशन हो गई ऑर्थो, और इप्सो के ठीक सामने जो आई है वो है पैरा। और मैंने अभी समझाया कि मेटा पे केवल क्या काम करता है, प्लस माइनस आई, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे काम करेंगे प्लस H प्लस M माइनस H माइनस M। तो प्लस H के साथ प्लस आई, ये भी प्लस H के साथ प्लस आई, जबकि ये वाली इस इप्सो से हमें क्या देखने को मिल रहा है, मेटा। तो आपको ये याद नहीं करना कि ये क्या दे रहा है, तुम तो ये देखो कि इसका सेकंड फैक्टर क्या लगाया, प्लस आई, तो ये भी केवल प्लस आई लगाएगा, प्लस H नहीं लगाएगा, क्योंकि वो मेटा पर है इप्सो के रेस्पेक्ट में। तो अगर मान लो इसने पाई इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं क्रिएट करेगा, वो करेगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो मेटा पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और इसको मैं कह देता हूँ सिंपल। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि ऊपर वाले जो ऑर्डर हैं उसमें प्लस एम वाले, तो देखो इसमें कोई भी प्लस एम वाला ग्रुप नहीं है, तो मैं किस पे देख रहा हूँ बच्चों, प्लस H के ग्रुप को देखता हूँ। तो प्लस H के दो ग्रुप मिलते हैं, एक मेरे को मिलता है ये वाला और एक मिलता है मुझे ये वाला, ठीक है ना। तो अगर आप नोटिस करो तो मुझे सबसे पहले ए वाला मिल गया। अब क्योंकि मैंने ए जो है वो मैंने यहाँ पर ए को पहले प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि अगर हम देखें तो प्लस H का और माइनस H का जो सॉरी प्लस H का ऑर्थो पे और प्लस H का जो पैरा पे इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इधर देखो आप, इन्होंने क्या करा, जब हम लोगों ने प्लस H को रेजोनेंस में लेके गए, हाइपर कॉन्जुगेशन कराया, तो इसने नेगेटिव चार्ज को ऑर्थो पे क्रिएट करा था। तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन भेजना, और अगर आप नोटिस करो तो वो पैरा पे भी आया था, तो इसका भी कारण क्या है भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉन भेजना। तो जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वो ऑर्थो पे और पैरा पे बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हम ध्यान दें यहाँ पर मेटा पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो प्लस H के साथ क्या शो हो गया, प्लस आई, ठीक है कि नहीं, प्लस H के साथ क्या शो हो गया, प्लस आई, और यहाँ पर प्लस H के साथ क्या हो गया, प्लस आई पैरा पे भी। तो अब जो C पॉजिटिव है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले स्टेबल करेंगे, तो प्लस आई सबसे नज़दीक से लग रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे पहले कौन आंसर आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी, ओके, फिर उसके बाद कौन आएगा, सी, क्योंकि प्लस एच के बाद किसको प्रायोरिटी देनी है, प्लस आई को, और फिर आखिरी में कौन आ गया, एस, तो आंसर आ गया डी। तो ये इसका आंसर हुआ ABCD। अब अगला जो टारगेट है वो देखो, NO2 को हमने रखा माइनस एम के साथ माइनस आई में, ये सिंपल हो गया है, ये माइनस एम के साथ माइनस आई में, और ये केवल माइनस आई में। तो अगर आप ऑर्डर देखो तो पहले सिंपल देखो, प्लस एम नहीं है यहाँ पे, प्लस एच भी नहीं है, प्लस आई भी नहीं है, सिंपल पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है बी को पहले प्रायोरिटी दे दो। फिर उसके बाद देखो कौन आ रहा है, अब देखो सिंपल के बाद केवल माइनस आई, तो केवल माइनस आई में 4th नंबर आ रहा है। अब इन दोनों ने सेम माइनस एम लगा रखा है, इन दोनों ने, किसने, इसने और इसने। तो अब इसका ऑर्डर मैं किससे देखूंगा, माइनस आई से। अब जो सी पॉजिटिव होता है, कार्बोकेटाइन जो होता है वो माइनस आई के इनवर्सली होता है। अब माइनस आई जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, यानी कि जितनी दूरी रहेगी माइनस आई की, कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल होगा। तो माइनस आई जितना नज़दीक रहेगा उसका पावर उतना ही पावरफुल रहेगा, और जो कार्बोकेटाइन है वो उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा। तो इसीलिए डी के बाद यहाँ पर सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है और आखिरी में ए। अगला है OH लगा दिया मैंने, तो ये हो गया आपका प्लस एम के साथ माइनस आई, ये मेटा पोजीशन हो गई है इसके रेस्पेक्ट में, तो माइनस आई, ये हो गया सिंपल, ये हो गया प्लस एम के साथ माइनस आई। तो सबसे पहले प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा,
प्लस एम को, तो जो कि कौन हो गया, ए हो गया है और डी हो गया है, लेकिन इंटेंसिटी तो सेम है, तो मैं अब आंसर किससे निकालूंगा, माइनस आई से। अब माइनस आई जो है वो देखो भैया कार्बोकेटाइन के सबसे नज़दीक ये लगा रहा है, तो इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, डी को, फिर किसको मिलेगी आपको, ए को, फिर किसको मिलेगी आपको, एस मतलब सी को, और आखिरी में कौन गया, बी। अगेन अब यहाँ पर क्लोरीन मैंने लगा दिए हैं, तो क्लोरीन जो होते हैं यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि माइनस आई डोमिनेंट करता है प्लस एम पे, तो रिएक्टिविटी की बात चल रही है यहाँ पे, माइनस आई डोमिनेंट करता है प्लस एम पे, और ये माइनस आई यही है केवल यहाँ पे, और ये सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा फोर्थ, क्योंकि वो तो सिंपल है। अब ये तीनों को सिर्फ माइनस आई से आंसर निकालना है, तो यहाँ माइनस आई सबसे दूर किस में है, पैरा में, तो आएगा आपका सेकेंड, फिर कहाँ मेटा यानी कि थर्ड, और फिर आखिरी में आएगा ए। ओके अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, बहुत सारे मैंने मॉलिक्यूल्स लगा दिए हैं, तो अगर मैं OH की बात करूँ तो ऑर्थो पे आ गया, तो प्लस एम के साथ क्या लगा दिया उसने, माइनस आई। फ्लोरीन की लगाऊँ तो प्लस एम के साथ क्या लगा दिया, माइनस आई। पैरा पे लगाऊँ तो प्लस एम के साथ क्या आ गया, माइनस आई। CHO की बात करूँ तो माइनस एम के साथ क्या आ गया, माइनस आई। NR3 प्लस में केवल माइनस आई। PR3 में माइनस एम के साथ माइनस आई। PR3 मेटा पोजीशन पर है तो केवल माइनस आई। CCl3 आ गया माइनस एच के साथ माइनस आई। उसके बाद CH3 आ गया प्लस एच के साथ प्लस आई। पैरा पर है ना, ये भी पैरा पर है तो प्लस एच के साथ प्लस आई। ये आ गया केवल प्लस आई, टर्शी ब्यूटाइल है, कोई एच है ही नहीं यहाँ पे, नो अल्फा एच। और ये क्या हो गया, केवल प्लस आई। अब मुझे यहाँ पे ऑर्डर निकालना है। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है, मेरे को ऑर्डर में ध्यान रखना है प्लस एम। तो आओ ज़रा ढूंढो इसमें, अगर आप यहाँ पे ढूंढते हो तो मैं देखो टिक करते जा रहा हूँ। ये है प्लस एम का पहला नंबर है, पहला, फिर आ रहा है दूसरा, और ये आ रहा है तीसरा। इसके अलावा कोई भी प्लस एम का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में मुझे पहले डिसाइड करना होगा कि पहले कौन आएगा। देखो प्लस एम तो फिर से बराबर हो गए, तो मैं माइनस आई की बात करूँगा। अब माइनस आई की बात करता हूँ तो ये तो हो गए सबसे नज़दीक से, और ये हुआ दूर, तो इसका मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, थर्ड को। फिर इन दोनों के माइनस आई की बात करो, अब तो डिस्टेंस भी सेम है, तो नेगेटिविटी में चले जाओ, फ्लोरीन की ज़्यादा है तो माइनस आई ज़्यादा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट आ गया, और आखिरी में कौन चला गया, सेकंड। तो ये तो हो गया आपका प्लस एम के साथ सेट हो गया। अब उसके बाद देखो उसने अपने को बोला है प्लस एम के बाद ध्यान दो प्लस एच पे, तो ठीक है भाई प्लस एच पे ध्यान देते हैं। अब प्लस एच वाले एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हो गए। एक तो ये हो गया, तो इसमें नंबरिंग कर देते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अगर हम देखें तो एक तो मेरे पास प्लस एच का जो एग्जांपल है वो 9 है, प्लस एच का एक और एग्जांपल है 10 है, और मेरे पास और कोई प्लस एच के एग्जांपल ही नहीं है। तो इसका मतलब है 9 और 10 में पहली प्रायोरिटी किसको देंगे। तो अगेन हम लोगों ने क्या कहा था कि जो CH3 था उसका प्लस एच जो है वो CD3 से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर 2 के बाद आंसर आएगा 9, 9 के बाद आंसर आया 10। अब केवल हम लोगों को किसको देखना है, देखो प्लस आई को। तो प्लस आई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल होते हैं भाई प्लस आई में, एक तो है 11th वाला और एक है 12th वाला, और कोई प्लस आई का एग्जांपल है नहीं है। तो अगर कोई एक और प्लस आई का एग्जांपल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पर प्लस आई लग रहा है और ये भी प्लस आई लग रहा है, लेकिन प्लस आई जो है वो यहाँ पे तीसरे नंबर से लग रहा है, 1 2 and 3, यहाँ पे 1 2 3 and 4। तो प्लस आई जितने नज़दीक से लगेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा कार्बोकेटाइन को, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो कि जो प्लस आई है वो सबसे ज़्यादा 12th का ज़्यादा हुआ, तो देखो 12th, फिर उसके बाद कौन आएगा 11, फिर उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो किसका आंसर आ गया भाई, सिंपल, सिंपल तो खैर मैंने दिया ही नहीं, तो अब केवल माइनस आई को देखो, माइनस आई में कौन कौन आ गया 7th, फिर कौन आ गया माइनस आई में, केवल माइनस आई में 5th, ठीक है, और कौन आ गया भाई अपने पास माइनस आई में, बस ये दो ही माइनस आई में है। तो अगर हम माइनस आई की बात करते हैं माइनस आई में, हाँ तो माइनस आई की बात करते हैं तो पहले 7 और 5th में देखो ये माइनस आई सबसे क्लोज लगा रहा है, जबकि ये माइनस आई सबसे दूर से लगा रहा है, तो आंसर है 5th। फिर कौन आ रहा है, आंसर है 7, ठीक है। उसके बाद है 6th और फिर आ रहा है सॉरी उसके बाद है 8, 8 केवल माइनस एच का एक ही एग्जाम्पल है, तो आंसर आ गया 8। फिर आ रहा है केवल आपके माइनस एम, दोनों को माइनस एम सेम रहेगा,
लेकिन अगर हम ध्यान दें तो माइनस आई किसका ज़्यादा होगा, तो देखो इस पे चार्ज पॉजिटिव है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये ज़्यादा खुखार होगा Pr3+। तो इसका मतलब है पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, 4 को, और फिर किसको दे देनी है, 6 को। लो भैया पूरा सेट कर दिया ये, ठीक है। होप सो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कब क्या करना है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आप मेरे इस ऑर्डर को फॉलो करो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास कार्बन 9 का है, तो यहाँ पे रिवर्स काम कर दिया, -m को पहले प्रायोरिटी दे दी और +m को सबसे लीस्ट में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लोरीन का, तो यहाँ पे +m जो है वो डोमिनेट करता है -i पे, यहाँ पे केवल -i, ये +m का डोमिनेशन हो जाएगा -i पे, और ये सिंपल। तो कार्बन 9 को रिवर्स हो गया, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं, B को, फिर मैं प्रायोरिटी दूंगा S यानी कि D को, फिर मेरी प्रायोरिटी जाएगी इन दोनों में +m बराबर है ऑर्थोन पैरा पे, तो -i सबसे नज़दीक कौन लगा रहा है यहाँ पर, तो आंसर आएगा A, और फिर आंसर आ गया C। अगेन यहाँ पर है -m के साथ -i, -m के साथ -i, और ये हो गया सिंपल। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, A को, क्योंकि -i नज़दीक से लग रहा है, फिर C को, फिर उसके बाद आएगा B को, और आखिरी में कौन आएगा, D। यहाँ पे केवल -i लगेगा, तो इसका मतलब है सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी A को, क्योंकि यहाँ पे -i देखना है, रिएक्टिविटी में केवल -i देखो, फिर A को, उसके बाद मिलेगा B को, फिर C को, और आखिरी में D को। यहाँ पे अगर हम देखें तो +h के साथ +i आ रहा है, ये केवल +i है, ये +h के साथ +i है, और ये सिंपल है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आएगा सिंपल यानी कि D, फिर कौन आएगा, केवल +i यानी कि B, फिर ये दोनों का +h सेम है। अब मुझे देखना है +i, कार्बन 9 को +i अनस्टेबल करेगा, तो दूर कहाँ से लग रहा है, C से, तो इसका आंसर आ गया A। अब मैंने फिर से इसमें डिफरेंट दे दिए, तो ये क्या हो गया, +m के साथ -i, ये क्या हो गया -i, ये क्या हो गया -i, ये क्या हो गया +m के साथ -i, ये कौन हो गया भाई +h के साथ +i, ये कौन हो गया -i, ये कौन हो गया -m के साथ -i, -m के साथ -i। तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी है भाई, -m को देनी है, तो -m के ग्रुप ढूंढ लो, 1 2 3 4 5, इसको हटाओ, 6 7 और 8, ये हो गया। तो अब अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले देखो प्रायोरिटी मिलेगी -m वालों को, तो 8 आ गया, 7 आ गया, ये दोनों -m के आ गए ना, तो -m में सबसे पहले 8 को प्रायोरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी पॉजिटिव बताया था ना, ज़्यादा होता है खुखार। फिर आ गया 7, ये तो हो गए 2। उसके बाद है -h को, कोई एग्जांपल -h का मैंने लिखा नहीं, फिर प्रायोरिटी दो -i को। अब -i में कौन कौन आ गया, 6 3 और 2, अरे 6 और 2 तो सेम ही हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 6 = 2 कर दो, ख़त्म कहानी। उसके बाद आ जाओ थर्ड पे आ गए, ठीक है। उसके बाद देख लो आप, अब कौन आ गया भाई, देखो सिंपल, मैंने कोई सिंपल दिया नहीं है। फिर आएगा केवल +i का कोई एग्जांपल है नहीं है। फिर आएगा +h, ये रहा 5th नंबर का। फिर उसके बाद देखो भाई कौन आने वाला है, ये भी ख़त्म हो गया। +m 2 आ गए हैं +m में, तो -i सबसे ज़्यादा किसका हुआ, फ्लोरीन का, फिर आ गया 1 और फिर आ गया 4। लो जी, ये कंप्लीट हो गया। सेम है एसिडिक ऑर्डर का भी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 9 का भी जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, -m -h -i, सिंपल +i +h और +m। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑर्थो इफेक्ट होगा। अब ये क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो इफेक्ट केवल 2 में लगता है, एक बेंजोइक एसिड में और एक आपका एनिलीन में लगता है। अगर बेंजोइक एसिड में देखें तो ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे लग गया तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। इस रिपल्शन से क्या होता है कि COH आउट ऑफ द प्लेन चल जाएगा। रेजोनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, या कॉन्जुगेशन की, कि प्लेनर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन जाएगा तो यहाँ इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर ये H+ निकल गया, तो यहाँ इनके बीच में रेजोनेंस हो जाएगा, और एक बेंजीन में ऑटोमेटिक रेजोनेंस चल रहा है। इसीलिए बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे अगर कोई भी ग्रुप जुड़ गया तो उसे हम लोग कहेंगे मोर एसिडिक इन नेचर। जैसे मान लो कि मैंने ये रखा, तो ये तो ऑर्थो इफेक्ट हो ही गया, इसको तो हटा दो, ये बाई डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो इसको छोड़ दो। अब देखो ये क्या लगा, केवल +i,
ये क्या लगा प्लस एच के साथ प्लस आई, और ये सिंपल हो गया। तो देखो एसिडिक में सबसे पहले माइनस एम था, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई, उसके बाद आया सिंपल। तो ए के बाद कौन आया, डी। ए बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है, ए बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो अब कहानी 3 में है तो डी आ गया, डी के बाद केवल प्लस आई यानी कि बी आ गया, और बी के बाद आखिरी में कौन गया, सी। ये लो सेम रहा ऑर्डर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर NO2 को लगाते हैं तो ये अगेन ऑर्थो आ गया, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ए रहेगा, यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ए रहेगा। उसके बाद देखो ये हो गया माइनस आई, केवल ये लगा दिया माइनस एम के साथ माइनस आई, और ये सिंपल। तो ए के बाद होगा सी, सी के बाद हो जाएगा बी, और बी के बाद होगा डी, क्योंकि एसिडिक नेचर है ना। अब सेम ऐसे ही बांध लेते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की हम बात करें तो रिवर्स ऑर्डर हो गया फिर से, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, सिंपल माइनस आई माइनस एच। इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट की बात करेंगे तो इनमें फिर से क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, उससे ये फिर आउट ऑफ द प्लेन चल जाएगा, और आउट ऑफ द प्लेन अगर चला गया तो लोन पेयर जो है वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल गेन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ऑर्थो जो होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लेस बेसिक। तो जहाँ अपन ऑर्थो को पहले प्रायोरिटी दे रहे थे, अब लीस्ट में सबसे एंड में ऑर्थो चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो वही सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर कौन बढ़ा रहा था, प्लस एम, फिर कौन दे रहा था, प्लस एच। तो प्लस एच का एग्जाम्पल आ गया सी, तो इसका मतलब है ये आ गया सी। फिर उसके बाद देखो कौन आ गया, और उसके बाद आ गया आपका बी, ठीक है, और बी के बाद कौन आ गया, डी, और डी के बाद ए। तो ये वाला जो ऑर्डर है वो लेस ओ बेसिक नेचर का हो गया। ये लो, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल मैंने रखा, ये तो ऑर्थो है तो सबसे बाई डिफ़ॉल्ट ही पीछे ले जाओ इसको, तो सबसे एंड में तो ये गया। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंपल आएगा यानी कि डी, फिर केवल आएगा मेटा यानी कि बी, उसके बाद आएगा सी। ये लो जी भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया बेसिक नेचर। खैर क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, आप एक दो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे। तो होल एंड सोल ये आपका कंप्लीट होता है, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और एप्लीकेशन इफेक्ट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एकदम एंड में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर बेंजीन जोड़ रहा हूँ और इस बेंजीन पर मैंने अगर कोई ग्रुप लगाया, तो इस ग्रुप का इफेक्ट कुछ भी हो वो ऑर्थो पे क्या लगाएगा, प्लस एम के साथ माइनस एम, प्लस एच के साथ माइनस एच, प्लस आई के साथ माइनस आई। पैरा पे लगा देगा प्लस एम के साथ प्लस एम माइनस एम, प्लस एच और माइनस एच, प्लस आई और माइनस आई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेटा की, तो मेटा पे क्या लगाएगा कि ओनली एंड ओनली प्लस माइनस आई, कोई भी प्लस माइनस एम या प्लस माइनस एच वर्क नहीं करेगा। और यही वजह रहती है कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ओरिएंटेशन जो है वो प्लस एम कंट्रोल करता है, और जो इंडक्ट मतलब प्लस एम या माइनस एम या फिर प्लस माइनस एच ये भी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर प्लस माइनस आई की बात करते हैं तो ये रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एनसीईआरटी की एक फेमस लाइन है हेलो एल्केन हेलोरीन में, वो भी समझा देता हूँ। देखिए वहाँ पर उसने बोला है कि हमें ये बताओ कि जो क्लोरीन होता है अगर मैं उसकी रिएक्शन करवाऊँ किसी इलेक्ट्रोफाइल को भेज के, तो उसका प्रोडक्ट तो आंसर क्या आता है, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। लेकिन स्टिल इसकी माइनस आई पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ही तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि ये है ओरिएंटेशन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को इन सभी पोजीशंस में कहाँ अटैक करना है ये बात बताता है प्लस एम, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ पर यहाँ पर एक ग्रुप और लगा दिया, तो अब दोनों ही प्लस एम माइनस आई के आ गए, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो डेंसिटी चाहिए। तो अब इलेक्ट्रोफाइल ये देखेगा कि भाई मैक्सिमम डेंसिटी क्रिएट ग्रुप कौन सा होगा, क्या ये प्लस एम वाला मैक्सिमम डेंसिटी क्रिएट करेगा या फिर ये वाला। तो फिर हम लोग यहाँ पर माइनस आई से देखते हैं, और जो माइनस आई होता है ना वो किसको कंट्रोल कर रहा है, रिएक्टिविटी को, क्योंकि अब फाइनल प्रोडक्ट क्लोरीन किस पे अटैक करेगा, ये सारा खेल बताता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस एम अगर सिंगल ही ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा पे या मेटा पे जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर देखो मैंने दे दिया NO2, तो अगर NO2 में मैं अटैक करवाता हूँ Cl+, तो हमें मालूम है कि ये सिंगल ही है, तो माइनस एम के साथ माइनस आई आ गया, और माइनस एम किस पे चला गया, मेटा पे चला गया, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो देखो इसका आंसर ये आएगा, ये NO2 यहाँ लगा दिया,
ये CL आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यही चीज़ सिखाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि कब अटैक कौन करेगा, कौन किस पे डोमिनेट होने वाला है, किसका प्लस आई ज़्यादा माइनस आई ज़्यादा इस पर। धन्यवाद।